तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि एसएमई आईपीओ के फ़ायदे क्या हैं, क्या एसएमई आईपीओ क्या होता है, कैसे इसका पिछले कुछ सालों में ग्रोथ हुआ है। अब मैं बताऊंगा कि एसएमई आईपीओ ला कैसे सकते हो। 5P याद कर लीजिए। तो 5P जो है एक तरीका है जिससे आप अपना एसएमई आईपीओ ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाँचों P क्या है। तो अगर हम पाँचों P की बात करेंगे तो सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रोसेस, चौथा पब्लिक ऑफरिंग, पांचवा पोस्ट लिस्टिंग। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की, पहले पी। अब पहले पी में क्या है, अगर आप एसएमई आईपीओ लाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक मर्चेंट बैंकर चाहिए होता है। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, बैंकिंग तो आपने सुना होगा। मर्चेंट बैंकर मतलब कि जो इस आईपीओ के जो डीलिंग करते हैं, जो जिनको आईपीओ की समझ होती है, जो एक्सचेंज की सारी चीज़ें समझते हैं, जो आपके लिए इन्वेस्टर लेके आता है, जो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके आपके शेयर की वैल्यू क्रिएट करके आपको जो है एक्सचेंज का रास्ता दिखाता है, एक्सचेंज ले जाता है, उसको मर्चेंट बैंकर बोलते हैं। तो मर्चेंट बैंकर क्या क्या करता है। अब मर्चेंट बैंकर जो करता है, मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, आपको एक इनिशियल कंसल्टेशन देगा कि आपको ये आईपीओ आपका लाने लायक है कि नहीं लाने लायक है। यानी कि वो तो आप आज की डेट में तो एसएमई आईपीओ की एडवाइजरी भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं। तो मतलब मर्चेंट बैंकर से पहले वाली स्टेज पे भी कि वो सबसे पहले आपका बैलेंस शीट आपसे मांगेंगे, 3 साल की बैलेंस शीट दे दीजिए, आप अपना पूरा अपना बिजनेस प्लान या पिच डेक आप बना के दीजिए, या आपके बारे में पूरा समझेंगे कि आपका पिच डेक बनाने में आपकी हेल्प करेंगे कि आपका कंपनी आईपीओ लाने लायक है कि नहीं है। तो उसमें आपका वो सारा फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल सारा चीज़ आपका करेंगे। तो उसके बाद फिर वो मर्चेंट बैंकर के पास जाके आपको मर्चेंट बैंकर से कनेक्ट करेंगे। तो मर्चेंट बैंकर फिर आपका एक करेगा, ड्यू डिलिजेंस करता है मर्चेंट बैंकर कि आपका जो कंपनी है वो आईपीओ लाने लायक है कि नहीं है। या क्योंकि क्या होता है, जो आईपीओ जब आता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो मर्चेंट बैंकर की होती है। मर्चेंट बैंकर को ही जैसे एक तरह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी बॉडी का या आपका जो इलाज होना है अगर सक्सेस नहीं होता तो उसमें उसका नाम खराब होता है डॉक्टर का। उसी तरीके से जो अगर आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर के पास जाते हैं, अगर आपकी कंपनी का आईपीओ निकालता है और सक्सेस सब्सक्राइब नहीं होता है पूरे तरीके से या ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है तो उसकी बेइज्जती होती है, या एक तरह से उसके ऊपर एक लीगल लाइबिलिटी भी है, जिससे अगर एसएमई आईपीओ की बात करेंगे तो इसमें लगभग 15% का अंडर राइटिंग मर्चेंट बैंकर को करना होता है। बट लेकिन मर्चेंट बैंकर इसमें अगर एसएमई आईपीओ की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल बात करेंगे तो इसमें वो 100% अंडर राइटिंग करके ही जाता है। यानी कि आपको बोल के जाएगा भाई कि आप अगर आपका केस उठाएगा तो इसका मतलब आपका आईपीओ आना है। इसमें भी एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें आजकल जो चल रहा है वो 2 तरीके का इसमें आईपीओ होता है। एक होता है टेक्निकल आईपीओ। टेक्निकल आईपीओ मतलब कि वो पब्लिक से पैसा रेज करने की आपको गारंटी नहीं देता है, आपको लिस्टिंग कराने का केवल ठेका लेता है। तो उसमें कायदे से जो उसकी लीगल लायबिलिटी यानी 15% की जो लीगल लायबिलिटी है उसके लिए तो आपको वो आपसे बोलेगा भाई आप पैसा डालने की जिम्मेदारी आपकी है, आप अपना पैसा साइड में पार्क कर लीजिए। यानी प्रोमोटर अपना ही पैसा ही डालता है दूसरे तरीके से, यानी कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को सब्सक्राइब कराएगा। तो वो जब आपसे अंडरटेकिंग ले लेगा तभी आपके केस पे हाथ रखेगा। और दूसरा जो प्रॉपर आईपीओ होता है उसमें तो पब्लिक से पैसा रेज होता है, तो वो आपका जो वो ड्यू डिलिजेंस कर लेगा मर्चेंट बैंकर की, समझ वो उसको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी कंपनी में लोग पैसा डाल सकते हैं। वो पहले आपके पिच डेक को अपने इन्वेस्टर्स ग्रुप्स को सबको दिखाएगा भाई इस कंपनी में हम पैसा डलवा सकते हैं। तो इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्री आईपीओ। तो अब जैसे कि पूरा प्रिपरेशन हो जाती है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टिव एकदम पूरा तैयार हो जाता है, तो उन सबको पूरा दिखाने के बाद वो अपने इन्वेस्टर ग्रुप के साथ, एक क्लोज ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं और पहले से बुकिंग कर लेते हैं भाई कि हमें जो है ये 10% ये ले रहे हैं, 5% ये ले रहे हैं, 7% ये ले रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो जो एचएनआईज होते हैं वो प्री आईपीओ में भी पैसा डाल देते हैं, उसके बाद फिर वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टिव एक्सचेंज में फाइल होता है। तो ये सारी प्लानिंग जो है ये मर्चेंट बैंकर करता है। तो दोस्तों अब ये प्लानिंग के बाद अब प्रिपरेशन का तैयारी होती है, यानी कि प्रिपरेशन की बारी आती है, जिसमें कि वो मर्चेंट बैंकर फिर आपका पूरा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि नॉर्मल आईपीओ होता है तो उसमें जो डीआरएच फाइल होता है वो सेबी में फाइल होता है, सेबी से अप्रूवल होता है। उसके बाद आते हैं एसएमई आईपीओ में वो एक्सचेंज में ही फाइल होता है और एक्सचेंज से ही अप्रूवल आता है। तो वो पूरा डीआरएच पूरा बनाएगा आपका मर्चेंट बैंकर,
पूरा वैल्यूएशन आपका शेयर का वैल्यू निकालेगा, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। पूरी प्लानिंग करने के बाद, पूरा सारे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट के बाद वो एक्सचेंज में उसको फाइल करेगा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज से अप्रूवल आने के बाद तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका एक ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट डिसाइड हो जाता है कि आपका इस तारीख को IPO खुलेगा, इस तारीख को IPO बंद होगा। जैसा कि आपको नॉर्मल न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि ये IPO आने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे एडवाइजर आपको बताना शुरू करते हैं कि इसमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए उसके बेस पे। तो अब फिर उसके बाद IPO आपका ओपन होता है, उसके बाद क्लोज होता है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका IPO ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा। यानी कि आपने मान लो आपने 10 करोड़ रुपए का आपने IPO निकाला, तो हो सकता है आपका पूरा 10 करोड़ रुपए का आपका पूरे इन्वेस्टर आ जाए आपके पास, या हो सकता है आपके पास 50 करोड़ रुपए डालने के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब जो है उसमें फिर अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके बेस पे जो रूल है उसके बेस पे प्रोपोर्शनेट एलोकेट हो जाता है सारे को, जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसी रेशियो में, जिस रेशियो में ओवर सब्सक्राइब हुआ है उसी रेशियो में सबको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। तब आपकी जो है एक फाइनल, जब आपका पूरे पैसे आ गए, सारा हिसाब किताब हो गया, उसके बाद आपका जो शेयर है वो लिस्टिंग एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाती है। लिस्टिंग का मतलब कि क्या है कि वो आपका जो प्राइमरी शेयर है, यानी कि जो आपने जो आपका जो शेयर इशू करा उसके बदले में जो पैसा आया वो एस्क्रो अकाउंट में पैसे आते हैं, सारा आपको जो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो वापस हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि SME एक्सचेंज में वो लिस्ट किया जाता है सेकेंडरी मार्केट के सेल के लिए। यानी कि अब आपका शेयर लिस्ट हो गया। अब आपकी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उस पर बिड लगाना शुरू करेंगे कि भाई ये कंपनी का शेयर जो 100 रुपये का है, ये आगे चल के हो सकता है कि 500 हो जाए, हो सकता है कि 10 का हो जाए, व्हाटएवर, कि जो आपके जो बिजनेस, जिस बेस पे आप बिजनेस करेंगे, जिस बेस पे आप प्रॉफिट बनाएंगे अपनी कंपनी में, जिस बेस पे आप अपना कंपनी का ब्रांड इमेज मार्केट में लेके जाएंगे, उसके बेस पे आप शेयर का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, जो कि वो सेकेंडरी मार्केट में आपकी, यानी कि आपका शेयर का एक जो करेंसी मैंने बताया था कि आपकी जो करेंसी बन जाता है 10 रुपये का शेयर, तो वहाँ पे वो करेंसी बन गया, वो सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होगा, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होगा डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे या बाकी सारे फैक्टर के बेस पे, और वो एक तरह से करेंसी की तरह आपका हो गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि ये SME IPO क्या होता है, SME IPO के फ़ायदे क्या हैं, SME IPO कौन ला सकता है, और SME IPO आप एक्सचेंज कहाँ पे लिस्ट कराया जा सकता है और कैसे लिस्ट कराया जा सकता है। दोस्तों SME IPO से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, मतलब आपको अगर हो सकता है कि आपको तो केवल टेक्निकल IPO लाना हो सकता है आपको पैसे रेज करने हो, या और भी कोई भी आपको समझना है कि मुझे IPO लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको जितनी भी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से आपको मैं सहायता करूँगा। धन्यवाद।